चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है टॉपिक जो है बाल्कन पेनिनसुला से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाल्कन पेनिनसुला। चले, ये वाला जो है इसमें ग्रीस भी आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ सारा। ये वाला, ये मेंशन कर रहा हूं मैं, ये सारा, ये बाल्कन पेनिनसुला है ये। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला। इसके अंदर कितने ममालिक हैं? 10 कंट्रीज हैं इसके अंदर, बाल्कन पेनिनसुला के अंदर। ठीक है, उन 10 कंट्रीज के अलावा जो है कुछ ग्रीस हो गया, ठीक है, और टर्की हो गया, इनके एरिया भी शामिल है इन 10 के अलावा। ठीक है, तो 10 कंट्रीज हैं बाल्कन के। हम इनको जो है इनके कैपिटल देख लेते हैं, करेंसी जस्ट कैपिटल देखते हैं। कभी कभी ना। ठीक है जी, म्यूट कीजिएगा। साथ साथ जो है ना आप लिखते जाइएगा, मैं कंट्रीज लिखवाता जाऊंगा, आप साथ साथ लिखते जाइएगा। जी, सबसे पहले लिखे सोल्वेनिया। सोल्वेनिया कंट्री, सोल्वेनिया। सोल्वेनिया के बारे में लिख लें। ये है सोल्वेनिया। ठीक है, सोल्वेनिया जो है इसका कैपिटल क्या है? देख लीजिएगा। जुबलजाना। LJU BLGJANA। LJU LJU BLJANA। जुबल जाना इसका क्या है? कैपिटल है, और इसकी करेंसी जो है यूरो है। करेंसी क्या है इसकी? यूरो। जुबल जाना, LJUBLJANA। करेंसी इसकी यूरो है। नेक्स्ट लिखिएगा, क्रोटिया। क्रोटिया, CROATIA। CROATIA, क्रोटिया। इसका कैपिटल जो है जगरेब है। इसका कैपिटल जगरेब, ZAGREB। ZAGREB, जगरेब इसका कैपिटल है, और करेंसी यूरो है। जी, क्रोशिया, क्रोटिया कहते हैं इसको, क्रोशिया बेसिकल। क्रोशिया या क्रोटिया। जरगेव इसका कैपिटल है, और करेंसी इसकी यूरो है। उसके बाद तीसरा है बोस्निया। बोस्निया के बारे में देख लीजिएगा। बोस्निया, सरा, इसका कैपिटल सराजीवो है। सराजीवो, सरावो इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी यूरो है। बल्कि इसकी करेंसी, सॉरी लिख लीजिएगा, करेंसी इसकी है हर्जे गोविना। हर्जे गोविना इसकी क्या है? करेंसी है। HERZA, हर्जोगोवेनिया, इसकी क्या है? करेंसी है। हर्जोगोवेनिया क्या है? इसकी करेंसी है। इसका कैपिटल बोस्निया का ज्यादा है। मैं करेंसी की निस्बत कैपिटल आप लाजमी याद कर लें, बोस्निया का। आगे लिखिए सर्बिया। सर्बिया। सर बोस्निया का दोबारा रिपीट कर दें। जी जी, बोस्निया का कैपिटल है सराजीवो। करेंसी सर।
करेंसी इसकी है हर्जेगोविया, हर्जेगोविना, हर्जेगोविना। सर्बिया का कैपिटल है, इसका भी अहम है, याद कर लीजिएगा, सर्बिया का बेलग्रेड, BLGRADE, बेलग्रेड इसका कैपिटल है। इसका कैपिटल है, याद कर लीजिएगा, सर्बिया, बेलग्रेड, ये पूछा जाता है पेपर में, बेलग्रेड। और करेंसी इसकी डीना है, डीना, डी, डीना, दीना इसकी करेंसी है, DINA, डीना। उसके बाद है मोंटीनेग्रो, मोंटीनेग्रो कंट्री है, लिखिएगा मोंटी नेग्रो, मोंटीनेग्रो मुल्क है मोंटीनेग्रो। इसका जो कैपिटल है, पोगरिका है, PODGORICA, पोगरेशिया या पोगरिका। इसका इतना अहम नहीं है कैपिटल, बट इसको लिख ले। करेंसी इसकी यूरो है, करेंसी इसकी यूरो है। आगे है कोसोवो, कोसोवो है मुल्क, कोसोवो। जी जी मैं करता हूँ, कोसोवो, कोसोवो का लिख लीजिएगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मोंटीनेग्रो का। अब मोंटीनेग्रो का जो है ना, ये लिख लें, अगर आपसे मिसिंग है एंड में पूछ लीजिएगा, नहीं तो अभी आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा वहां से। मोंटीनेग्रो का पहले लिख लें चले। इसकी करेंसी यूरो है, और कैपिटल अहम नहीं है, लेकिन लिख लें अगर लिखना चाहें तो। पोगरिका है, पोगरिका, PODGORICA। कोसोवो का देखिएगा, कोसोवो, कोसोवो का कैपिटल जो है, इसका अहम है प्रिस्तीना, प्रिस्तीना इसका कैपिटल है, प्रिस्तीना, PRISTINA, प्रिस्तीना। और इसकी करेंसी भी यूरो है, कोसोवो, प्रिस्तीना, करेंसी यूरो। उसके बाद अल्बानिया, अल्बानिया का जो कैपिटल है, ये भी अहम है, तिराने, TIRANE, तिराने इसका क्या है, कैपिटल है। करेंसी इसकी लेक है, LEK, लेक या लेक, लेक या लेक करेंसी है। अल्बानिया का कैपिटल तिराने और करेंसी लेक। अब जो है हम ग्रीस के ऊपर आएंगे, पढ़ेंगे ग्रीस, यूनान जिसको कहते हैं, GREECE। ये इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप लिखते जाइएगा तरतीब से। इसके बारे में जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले इसका कैपिटल लिखिएगा। कैपिटल इसका एथेंस है, क्या है, एथेंस, ATHENS, एथेंस। और करेंसी यूरो है, यूरो, कैपिटल एथेंस, करेंसी यूरो। हाँ जी, उसके बाद आइएगा ग्रीस के बारे में। जो ग्रीस है, यहीं से ही ओलंपिक शुरू हुई थी। ये मैं पहले, आप यहां से हम शुरू करेंगे, ग्रीस से मैं बताना चाहूंगा। ग्रीस के अंदर ये है, ग्रीस है सारा, ये वाला हिस्सा, ये ग्रीस है। ग्रीस के अंदर माउंटेन्स है, ओलंपिया माउंटेन्स, पहाड़ी है, ओलंपिया, ओलंपिया माउंटेन्स।
ओलंपिया माउंटेन्स पहाड़ी हैं ग्रीस के अंदर। तो जो ग्रीस के लोग हैं, यूनानी थे, उनका मानना था कि इनका जो देवता है, जिसको बादशाहों का बादशाह कहा जाता है, ज्यूस, ZEUS, ज्यूस, ये जिसको खुदा मानते हैं, ज्यूस को, कि जी ये इसी ओलंपिया पहाड़ियों में रहता है। तो इसलिए जो है ना, ये हर साल क्या करते थे, यहाँ पे ये मेला मनाते थे हर साल। उसके उसमें क्या करते थे, ये मेला मनाते हैं, अब भी मनाते हैं, अब वो गेम की शक्ल में हो गया है। हर साल वो यहाँ पे मेला मनाते थे। और ये कब की बात है, 776 BC की, 776 BC में यहाँ पर मेला लगना शुरू हुआ था। 776 BC में मेला लगना शुरू हुआ था यहाँ पर, 776 BC में यहाँ पर मेला लगना शुरू होता है। कहते हैं जी ये ज्यूस है यहाँ पे ओलंपिया पहाड़ों में, तो हम उसकी याद में क्या करते हैं, हम मेला करते हैं, खुशी मनाते हैं। तो 776 में मेला शुरू हुआ, जो कि आगे जाकर इसने एक गेम की शक्ल इख्तियार की, जिसको क्या कहा गया, ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स। ये आगे चल के ओलंपिक गेम के नाम से शुरू होता है। अब ओलंपिक गेम्स जो है बेसिकली किस तरह शुरू हुई थी, पहले ये आम किस्म का मेला होता था। ये 776 में लगा, पहली बार शुरू हुआ 1896 के आता है, जब 1896, 96 में, 1896 में, क्योंकि ये बड़ा ऐसा, ये मेला बहुत बड़ा होता गया। तो फ्रांस था देख के अंदर, वो इसके ऊपर, क्योंकि साउथ एक ही कॉन्टिनेंट था, इन्फ्लुएंस रखते थे। तो फ्रांस ने, एक बंदा था फ्रांस से, उसने मशवरा दिया कि हर साल आप इसको मेला मनाते हैं, क्यों ना इसको एक इंटरनेशनल इवेंट बनाया जाए, जहां से पूरी दुनिया से आप लोग बनाए, और यहाँ पे वो मेला जो है जिस तरह लगता है, इसमें खुशियां करें, इसमें गेमें करें, सारा कुछ, तो एक इंटरनेशनल इवेंट बनाया जाए। तो 1896 के अंदर जो है इसको एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट जो है कराने का मशवरा दिया गया था। और वो कौन सा शख्स था फ्रांस का जिसने मशवरा दिया था, लिख लीजिएगा, पेरी डकोर्बियन था, पेरी डकोर्बियन, पेरी, PERIDECURBIAN, डिकेरी, पेरी डिकोर्बियन, पेरी डिकोर्बियन नामी एक शख्स था फ्रांस का। इसने मशवरा दिया था, इसने कहा 1896 के अंदर कि आप एक इंटरनेशनल लेवल का मेला कराएं, और यहाँ पे हर साल जो है ना गेम करवाया करें। तो यहाँ से जो है ना ये ओलंपिक गेम शुरू हुई। तो क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुई थी। ओलंपिक गेम स्टार्ट हुई थी 1896 में। ओलंपिक गेम कब स्टार्ट होती है, 1896 में होती है। और कहाँ होती है, ग्रीस के अंदर, यूनान में। यूनान में हुई थी पहली बार, जो पहली ओलंपिक गेम थी वो कहाँ हुई थी, यूनान में हुई थी, और 1896 में हुई थी, ग्रीस के अंदर। फिर ये इवेंट बढ़ता गया, हर जो है ना 4 साल बाद ये होने लगा। तो जो ओलंपिक गेम्स हैं वो हर 4 साल बाद होती हैं। क्या होती हैं, 4 साल बाद। असल में क्या था कि जो ये बंदा था, ये मशवरा तो इसलिए दिया कि जी हम इसमें शामिल हो जाए, हमारा हिस्सा हो जाए, तो फ्रांस के अंदर ये गेम करवाई जाए। लेकिन यूनानी सियाने निकले, उन्होंने अपने ही मुल्क में शुरू कर दी। अब फ्रांस की ख्वाहिश पूरी ना हुई, तो इसके मुकाबले में फ्रांस ने फिर एक और गेम शुरू कराई, जिसका नाम क्या है, विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स, जो पहले मैंने लिखवाई है, उसको क्या कहते हैं, समर ओलंपिक्स, जो 1896 में शुरू हुई थी, समर ओलंपिक्स। फिर विंटर ओलंपिक्स शुरू कराएगी, जो सर्दियों में कराई जाती हैं, स्पेशली आइस और स्नो के ऊपर होती है गेम्स। इनको क्या कहा जाता है, विंटर ओलंपिक्स। ये फ्रांस ने कब शुरू कराई थी, ये फ्रांस ने करवाई थी, फ्रांस ने। तो फ्रांस ने कब करवाई थी, 1924 में शुरू करवाई थी, 1924 में। क्वेश्चन आता है, विंटर ओलंपिक कब स्टार्ट हुई थी, 1924 में हुई थी, किसने कराई थी, फ्रांस ने कराई थी। और समर ओलंपिक 1896 में हुई थी।
अब लिख लीजिएगा मजीद। जी अंडरस्टैंड हो रहा है? यस सर। हाँ जी। अच्छा, अब समर ओलंपिक्स जो है देख लीजिएगा इसके बारे में, कि समर ओलंपिक जो है 2024 रिसेंटली थी, 2024 वाली। ये क्वेश्चन भी आया था पांच पेपर के अंदर, तीन चार पेपर पहले एक असिस्टेंट का था, उसमें आया था कि समर ओलंपिक 2024 कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में। समर ओलंपिक 2024, जिसमें हमारा अरशद नदीम भी जो है गोल्ड मेडल लेके आया था जेवलिन के अंदर। तो यही क्या थी? समर ओलंपिक्स ही। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेक्स्ट होगी वो कब होंगी? 2028 में होंगी। नेक्स्ट जो समर ओलंपिक होंगी वो कब होंगी? 2028 में। कहाँ होंगी? लॉस एंजलिस में होंगी। लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में होंगी 2028 वाली। उसके बाद जो विंटर ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक, वो 2022 में हुई थी लास्ट विंटर ओलंपिक। ठीक है। वो क्या हुई थी? 2022 में चाइना में हुई थी। 2022 में चाइना में हुई थी विंटर ओलंपिक्स। अब 2026 में होंगी, ये हर 4 साल बाद होती है ना। तो 2026 वाली कहाँ पे होगी? ये इटली में होनी है। 2026 वाली इटली में होगी। जो विंटर ओलंपिक 2026 है वो इटली में होगी। इसी समर ओलंपिक के अंदर एक और गेम शुरू की गई। समर ओलंपिक के अंदर एक और हिस्सा शुरू किया गया गेम का। उसको क्या कहा जाता है? पैरा ओलंपिक कहा जाता है। पैरा ओलंपिक। ये बेसिकली किसके लिए होती है? डिसेबल्ड जो होते हैं ना, डिसेबल्ड पर पीपल्स, उनके लिए शुरू की गई है पैरा ओलंपिक। ये इसी तरह ही होती है जिस तरह समर ओलंपिक होती है, इसी दौरान ही, इसी में ही पैरा ओलंपिक होती है, इकट्ठे होती है ये। ठीक है। ये कब शुरू हुई थी माजूर लोगों के लिए? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1960 में शुरू हुई थी पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक 1960 में हुई थी। अच्छा, ओलंपिक जो है गेम्स हैं, इनका निशान जो है, कितने रिंग्स हैं? 5 रिंग्स हैं। 5 रिंग्स ऐसे बने हुए हैं, 5 रिंग्स। बल्कि हमारे पास कलर मौजूद है सारे पांच, हम बना लेते हैं, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। हर एक को मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कौन कौन से हैं। ठीक है। एक सर्कल ब्लू है। ठीक है। इसके साथ येलो है। इसके साथ, जी जी, इंटरकनेक्टेड रिंग्स मैं वही बना रहा हूँ। ये ब्लैक हो गई। ठीक है। उसके साथ जो है, यहाँ पे ग्रीन है, और यहाँ पे, जी जी, मैं वो सारा बता रहा हूँ आपको। ये हो गई। ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड रिंग्स हैं, पांच हैं। ठीक है। ये 5 रिंग्स हैं, जिनमें एक रेड है, एक ब्लैक है, एक येलो है। ठीक है। एक ग्रीन है, और एक क्या है? ब्लू है। तो ये रिंग्स हैं इंटरकनेक्टेड, जो कह रहे हैं ये रिंग्स हैं। ठीक है। तो ये रिंग्स जो है ना, ये शो करती है कॉन्टिनेंट को। वो मैं इसमें जो है, ब्लू जो है, ब्लू यूरोप को करती है। किसे करती है? यूरोप को। ब्लू यूरोप को करती है। येलो एशिया को करती है। ठीक है। एशिया को। ग्रीन जो है ओशेनिया को करती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ओशेनिया। और रेड अमेरिका को करती है।
अमेरिका। और ब्लैक जो है वो अफ्रीका को करती है। ये है। ब्लू करेगी यूरोप को, येलो करेगी एशिया को, ग्रीन करेगी ओशेनिया को, ब्लैक करेगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, और रेड करेगी अमेरिका कॉन्टिनेंट को। और ये जो रिंग डिजाइन की गई थी ये 1913 में की गई थी डिजाइन। 1913 में डिजाइन की गई थी। हाँ जी, ये क्लियर होगी आपको रिंग्स? ये किसने डिजाइन की थी सर? हाँ जी, ये डिजाइन की गई थी, नाम लिख लीजिएगा। पैरी डी, लिख लीजिएगा। मैं लिखवा देता हूँ, पायरी, PIE, पायरी, ED, पायरी डी कोबर्टन ने, COUBRTIN, पायरी डी कोबर्टन ने की थी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। सर ब्लैक की शो करती है, दोबारा बता दें। ब्लैक जो है वो उसकी है, अफ्रीका। और रेड सर? रेड जो है वो अमेरिका को शो करती है, नॉर्थ साउथ दोनों। और ये सारी एशियन कॉन्टिनेंट को शो करती है? नहीं नहीं, जो ग्रीन है वो ओशेनिया को करती है, और येलो जो है वो एशिया को करती है। सर जो आपने नाम बताया है इसने डिजाइन किया था ये। जी, पायरी डी कबर्टन रिंग्स। अच्छा, इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि कोशिश करते हैं कि कंट्रीज मैक्सिमम आज कंट्रीज खत्म कर लें। तो उसके अंदर दो एक रह जाएंगे जिनको हम कल करेंगे, बाकी भी मैं साथ करवा देता हूँ। पहले हम कंट्रीज कर लेते हैं। अब आ जाए थोड़ा सा बेल्जियम के ऊपर। ठीक है, ये है बेल्जियम, ये खड़ा बेल्जियम। ठीक है, तो बेल्जियम के बारे में लिख लीजिएगा। बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में क्वेश्चन लिखिएगा। बेल्जियम जो है इसका कैपिटल क्या है? ब्रसल्स है। कैपिटल ब्रसल्स, BRUSSELS, ब्रसल्स। ब्रसल्स इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी यूरो है। कैपिटल ब्रसल्स है, करेंसी यूरो है। और इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप। यानी कि ये मेन है जहां पे सारे हेडक्वार्टर जो है ना यहीं पे, मोस्टली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मोस्टली हेडक्वार्टर यहाँ पे है। कॉकपिट ऑफ यूरोप भी इसको कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, यानी कि यूं समझ लें यूरोप को यही चला रहा है। अच्छा, उसके बाद लिखिएगा जी, एक मिनट जी, कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है यूरोपीय यूनियन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसी ब्रसल्स के अंदर है। यूरोपीय यूनियन, EU, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ब्रसल्स में है। ब्रसल्स के अंदर है यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर।
सर जी, ये जो आपने बताया ना, कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये ब्रसल्स को कहा जाता है या बेल्जियम को कहा जाता है? बेल्जियम, बेल्जियम को कहा जाता है। ब्रसल्स इसका कैपिटल है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। जो हेडक्वार्टर है ना यूरोपीय यूनियन का, वो इसी बेल्जियम में ब्रसल्स के अंदर है, यानी कि उसके कैपिटल के अंदर है। गुड हो गया सर। जी अच्छा, वर्कशॉप ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? वर्कशॉप ऑफ यूरोप, वर्कशॉप ऑफ यूरोप भी बेल्जियम को कहा जाता है। बेल्जियम, जहां पे हमारे बाजवा साहब ने जजीरा खरीदा था, याद हो तो। अच्छा, बैटलफील्ड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बैटलफील्ड ऑफ यूरोप, वो भी बेल्जियम को कहा जाता है। बैटलफील्ड ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंग हुई हुई थी, वाटरलू, वॉर ऑफ वाटरलू यहीं पे हुई थी, इसी बेल्जियम के अंदर। वाटरलू, वो हम पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे, वो हम जब पढ़ेंगे ना फ्रेंच के बारे में, तो उसमें हम पढ़ेंगे वॉर ऑफ वाटरलू, ठीक है। तो बैटल फील्ड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पास पेपर में आया है, वो है रोटरडम। रूटरडम क्या है? रूटरडम बेसिकली सी पोर्ट है, वो भी बेल्जियम का है। रूटरडम, रूटरडम सी पोर्ट है, और बेल्जियम, बेल्जियम का सी पोर्ट है। इसी बेल्जियम के साथ नीचे नया कंट्री का है नीदरलैंड। नीदरलैंड के बारे में लिख लीजिएगा। इसको हॉलैंड भी कहा जाता है, ओल्ड नेम इसका हॉलैंड है। हॉलैंड भी कहा जाता है इसको, नीदरलैंड को। इसका कैपिटल लिखिएगा, इसका कैपिटल अहम है, आता है पेपर में। नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है, इसका कैपिटल है एम्स्टर्डम, और करेंसी यूरो है वही। एम्स्टर्डम का कैपिटल क्या है? सॉरी, नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम में। करेंसी इसकी क्या है? यूरो है। और लिखिएगा लग्जमबर्ग के बारे में लिखिएगा, मुल्क है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग के बारे में लिखिएगा। इसका कैपिटल, कैपिटल इसका यही लग्जमबर्ग ही है, सिटी। लग्जमबर्ग सिटी है, इसका कैपिटल क्या है? लग्जमबर्ग सिटी है। और इसकी करेंसी जो है फ्रैंक है, FRANC। फ्रैंक इसकी क्या है? करेंसी है। अच्छा, यहाँ की एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ये दुनिया का वह मुल्क है लग्जमबर्ग जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, जीरो फेयर है, कोई किराया नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है लग्जमबर्ग के अंदर, मुकम्मल तौर पर। अच्छा, कुछ कंट्रीज हैं जो हमने आज करने हैं, सिर्फ दो एक कंट्रीज हम छोड़ेंगे जो करेंगे कल, जर्मनी और यूक्रेन को। अभी हम फ्रांस भी करते हैं, उससे पहले कुछ और कंट्रीज हैं वो कर लें आप। सर जी, नीदरलैंड का दूसरा नाम क्या बताया था? हॉलैंड, हॉलैंड। स्विट्जरलैंड के बारे में लिख लीजिएगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, इसका कैपिटल बर्न है, कैपिटल बर्न।
BERN, BERN, बर्न। बर्न इसका कैपिटल है, करेंसी इसकी फ्रैंक है, FRANC, कैपिटल बर्न, करेंसी फ्रैंक। अच्छा, इसको प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम, ओ सॉरी, स्विट्जरलैंड को। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड जो है ये लैंडलॉक कंट्री है, क्या है? लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड कंट्री है ये। अच्छा, इसके अलावा जेनीवा आपने सुना होगा, जेनीवा इसी का शहर है, जेनीवा, GENEWA। जेनीवा भी स्विट्जरलैंड के अंडर है, इसी का शहर है। और आपको पता है कि बहुत सारे जो है मीटिंग्स वगैरह यहीं पे होती है, कॉन्फ्रेंसेस जेनीवा के अंदर ही होती हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस जेनीवा को कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस जेनीवा को कहा जाता है। पोलैंड के बारे में लिखिएगा, पोलैंड। कैपिटल वार्सा, वार्सा है, वार्सा, कैपिटल वार्सा, WARSAW, वार्सा, वार्सा इसका। और इसकी जो करेंसी है लिख लीजिएगा, वो पॉलिश जिलोटी है, पॉलिश जिलाटी, पॉलिश ZLOTY, जिलोटे, पॉलिश जिलोटे इसकी क्या है? करेंसी है। अब फ्रांस के बारे में आते हैं हम, फ्रांस पे थोड़ा सा। ये रहा फ्रांस सारा। फ्रांस, अभी हमारे पास टाइम है, करते हैं अभी, फ्रांस का करते हैं अभी। उसके बाद कुछ और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करेंगे हम। सबसे पहले ये देख लें, फ्रांस का जो कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल इसका पेरिस, पेरिस। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं फ्रांस से। इसका कैपिटल पेरिस है, करेंसी इसकी यूरो है, यूरो इसकी क्या है? करेंसी है। अब पेरिस जो है, क्वेश्चन आता है पेरिस कौन से दरिया के किनारे पे है? सेन रिवर, SEINE, सेन रिवर के किनारे के ऊपर है पेरिस। पूछा जाता है पेरिस कौन से दरिया के किनारे के ऊपर है? सेन रिवर के किनारे के ऊपर है, सेन रिवर। उसके बाद क्वेश्चन बनता है सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस खुशबू का शहर, या परफ्यूम्स, सिटी ऑफ परफ्यूम्स भी कहा जाता है इसे। किसे कहा जाता है? ये पेरिस को कहा जाता है, सिटी ऑफ परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंस। उसके बाद एफिल टावर, आपने सुना होगा, काफी मशहूर है। एफिल टावर जो है वो कहाँ पे है? वो भी पेरिस में है, फ्रांस में। एफिल टावर फ्रांस में, पेरिस में है। पाकिस्तान में कहाँ पे है एफिल टावर? पाकिस्तान में भी है, एक लाहौर में है, ठीक है, बनाया गया।
ये बहरिया टाउन के अंदर है आई थिंक। अच्छा, ये एफएल टावर जो है ये बनना कब शुरू हुआ था? 1887 में। एफएल टावर 1899 में जाकर जो है ना ये कंप्लीट हुआ था, ओपन किया था। 2 साल लगे थे इसको बनने में, एफएल टावर को। 1887 में बनना शुरू हुआ था, 1899 के अंदर जो है ना 1889 के अंदर कंप्लीट हुआ था। इसकी जो हाइट है, अगर नीचे से आप देखें तो इसको हेड जो है वैसे 312 मीटर, 312 मीटर इसकी हाइट है। और टिप से देखें, ऊपर से टॉप से टिप्स को अगर शामिल कर लें, टिप के बगैर है 312, अगर टिप को शामिल कर लें ऊपर तो 330 मीटर है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? हाँ जी। सर ये कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई बिजनेस प्लेस है, क्या है ये? मैक्रोन है जी। म्यूट कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? सर ये एफएल टावर कोई बिजनेस प्लेस है, कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई फेमस है, क्या है ये? नहीं, ये कोई एफएल टावर एक मशहूर टावर बनाया गया है। आप इसको नेट पे सर्च करेंगे ना, जब इसकी पिक आएगी आपके सामने, तो ये एक बड़ी जो है ना, ये एक टावर एक किस्म का बनाया गया था, ये खूबसूरती के लिए जो है ना ये की बनाया गया था एफएल टावर। तो बहुत बड़ा कंप्लीट 1889 में हुई थी। 1889 में कंप्लीट हुआ था, 1887 में शुरू हुआ, 1889 में कंप्लीट हुआ। जी। इसके अलावा इसका जो प्रेसिडेंट है, मैं लिखवा रहा था, प्रेसिडेंट एमुल मैक्रोन। एमुल मैक्रोन। एमुल मैक्रोन जो है इसका प्रेसिडेंट है। अच्छा, ये जब प्रेसिडेंट बना था ना, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट था। 39 ईयर एज थी इसकी। यंगेस्ट प्रेसिडेंट था ये। खैर, ये पूछता तो नहीं है पेपर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वॉइस आ रही है? कितनी एज में बना सर? वो 39 ईयर एज थी। इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। तो पूछता नहीं है वो, वैसे आप लिखना चाहें तो लिख लें। अच्छा, इसके अलावा जो है ना देखिएगा कि फ्रांस ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, स्टेट ऑफ द ऑर्बिट। स्टेट ऑफ द ऑर्बिट सैटेलाइट। स्टेट ऑफ द, एक सैटेलाइट था, वो लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? नाम लिख लीजिएगा। सिरैक्यूज। सिरैक्यूज A4। सिरैक्यूज A4। SYRACUSE। SYRACUSE A4 लॉन्च किया था। ये कब किया था? ये किया गया था अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, ये इन्होंने किया था। अब थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिखिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन की हेडिंग दे दीजिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी हेडिंग दीजिएगा। सर जी सैटेलाइट का नाम दोबारा बताइएगा अगर। ये सिरैक्यूज। SYRACUSE A4, या 4A या A4, 4A कर लें चले। 4A। अक्टूबर 2021 को किया गया था लॉन्च।
अच्छा, उसमें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके बारे में लिखिएगा आप कुछ, सर ये स्टेट हेडिंग ऑफ दे द दी। ऑर्बिट क्या होता है? ये स्टेट ऑफ द ऑर्बिट सैटेलाइट है, उसको यानी कि नेम ही है उसका, ये भी सैटेलाइट का, ये दोनों का एक ही है, यानी कि स्टेट ऑफ द ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है, इसको पुकारा जाता है। यानी कि उनकी एक अपने एक स्टेट का जो है ना सैटेलाइट था, वो उन्होंने लॉन्च किया था, उसको नाम इन्होंने सिरैक्यूज 4A दे दिया था इसको नाम, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिखिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1799 में, 1789 में शुरू हुआ था, 1789 में शुरू हुआ था। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, आप अगर कहानी ना लिखें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं, आप मेन डेट लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। मैं वैसे कहानी आपको बता देता हूँ, अगर आपको सुननी हो तो फिर आप सुन लीजिएगा, तो सुनते जाएं इसको। किंग लुइस 16 था, 1799 की बात है। किंग लुइस 16, किंग लुइस 16, LUIS 16, 16वां बादशाह था फ्रांस का। तो ये बादशाह, आपको पता है जब बादशाह होते हैं तो इनको परवाह नहीं होती नीचे वहां मर रही है क्या कर रही है, इनको अपनी बादशाह से होती है। तो जनाब जो है अवाम मर रही थी भूख प्यास से, ये कभी गया एक जगह, तो अवाम दुहाई लेके आ गई, कहती है जी हम, अवाम कहते हैं हम भूख से मर रहे हैं, हम जो है खाने पीने को कुछ नहीं है। तो बादशाह साहब ने कहा जी आप जाएं घास खाएं, डबल रोटी खाएं, बिस्किट खाएं। खैर बिस्किट तो उस टाइम नहीं थे, बल्कि ये चीजें आप खाएं। तो इससे क्या हुआ कि लोग तो भड़क उठे, उन्होंने इनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। तो लोगों ने जब बगावत शुरू की, तो इसके पीछे बेसिकली जो माइंड सेट था उन लोगों के पीछे, रोसो कौन था वहां का, ये फिलोसफर था रोसो, फ्रेंच फिलोसफर था। ये एजुकेशन के अंदर भी आपने पढ़ा होगा रोसो का, और USSEAU रोसो, ये फ्रेंच जो है स्कॉलर था, फिलोसफर था, साइकोलॉजिस्ट भी था। तो इसका माइंडसेट था, इसने फिर लोगों को जो है ना के खिलाफ भड़का, और 1799 के अंदर इनकलाब लाए, इन्होंने तख्ता पलट दिया और लोएस साहब को पकड़ लिया। पकड़ के क्या किया इन्होंने, कैद कर लिया, और 1793 में उसको मार दिया, 1793 में कत्ल कर दिया। किंग लुइस 16 कब मरा था, कत्ल हुआ था 1793 में, लोगों ने इसको मारा था। तो यहाँ पे फिर जो है ना एक टर्म यूज की गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है इसको। और दूसरा नाम इसको, एक और नाम भी इसका है, इसी के साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, अगर वो ये ना पूछे तो वो ये पूछ ले कि टेनिस कोर्ट ओथ, कोर्ट ओथ, भेजो तो अंदरू। जी म्यूट कीजिएगा, टेनिस कोर्ट ओथ, ओमा जी टेनिस कोर्ट ओथ जो थी, ये को कहा, फ्रेंच नाम उसे पुकारा जाता है, एक तो यार टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, या फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। 1799 सर में जी आया था आवाज ही ये गैप हो फ्रेंच। गई। जी जी आ रही है अब, बाकी को आ रही है जी सर। जी। अच्छा, उसके बाद देखिएगा वार ऑफ वाटरलू, वाटरलू, और सर ये टेनिस कोर्ट का क्या हुआ, ये पता नहीं चला बाद में, ये तो बताइए। मैं बताता हूँ पहले। अच्छा, टेनिस कोर्ट का ये था, ये एक टर्म यूज की गई थी इसी रेवोल्यूशन से रिलेटेड, जिसको टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। इन्होंने सारों ने ना, जो टेनिस कोर्ट होता है ग्राउंड, तो वहां पे सारों ने ओथ लिया था, अहद किया था कि हम जो है ना इनके खिलाफ निकलेंगे, और वहीं से जो है ना ये स्टार्ट हुआ था 1799 में, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन कहलाता है।
अच्छा, वार ऑफ वाटरलू कहाँ हुई थी? वार ऑफ वाटरलू जो है ये हुई थी बेल्जियम में। बेल्जियम में हुई थी 1815 में। 1815 में हुई थी वार ऑफ वाटरलू, बेल्जियम में। अब यहाँ पे हम क्यों इसको कोट कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुका होता है और ये उसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो शामिल होता है, मेन फिगर था नेपोलियन। ये बाद में इसका जो है ना ये हुक्मरान भी बना फ्रांस का। मैं करता हूँ पॉइंट आउट कर देता हूँ। नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, ये फ्रेंच था, बेसिकली फ्रांस से था। ये मिलिट्री ऑफिसर था, ये मिलिट्री का था, ऑफिसर था, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी था, उस टाइम भी था, बाद में हुक्मरान भी बना। और इसने जंग लड़ी थी वार ऑफ वाटरलू 1815 में। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, यानी कि किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ इसने लड़ी थी। इंग्लैंड के खिलाफ इसने जंग लड़ी। कहां पे लड़ी थी? यही वार ऑफ वाटरलू, बेल्जियम में लड़ी थी ये वार ऑफ वाटरलू। वो क्वेश्चन पूछता है वार ऑफ वाटरलू किसके दरमियान जंग थी? इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान थी। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जंग थी, 1815 में हुई थी। इसमें ये फनाई फेर के जा रहा होता है, किसकी? इंग्लैंड की। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, किंगडम। तो ये इनके आपस में जंग हो रही होती है और ये फनाई फेर रहा होता है। ये क्या गलती करता है नेपोलियन बोनापार्ट? ये रशिया के ऊपर हमला कर देता है। उस टाइम रशिया इसके साथ था पहले, इसकी सारी फौजें वहां पे रशिया में थी, डिप्लॉयड भी थी वहां पे। और वहां से जब ये हमला करता है तो इसकी सारी फौज वहां पे क्या होती है? रशिया में फंस जाती है। यानी कि ये अलायंस थे ना, सारे आपस में मिलके लड़ रहे थे, तो वहां पे फंस जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, रशिया भी इसके खिलाफ हो गया और उसने खुराक हर चीज बंद कर दी। तो ठंड की वजह से इसकी फौज मर गई थी वहां पे। फिर यहाँ पे फिर क्या किया जाता है? इसको कैद किया जाता है। ये जंग हार गया था नेपोलियन बोनापार्ट, वॉर ऑफ वाटरलू। इसको फिर कहाँ कैद किया जाता है? सेंट हेलिना के अंदर, सेंट हेलिना में, सेंट हेलिना में इसको कैद किया जाता है। और ये कहाँ मरता है? ये सेंट हेलिना के अंदर ही और मरता है। फिर आवाज 1800 गायब हो गई। 1821 में इसकी डेथ होती है। बाकियों को आ रही है? बताइएगा। यस आ सर। रही है। सर आप जो है ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है? तो 1821 के अंदर जो है ना ये सेंट हेलिना के अंदर ही मरता है ये नेपोलियन बोनापार्ट। सर स्पेलिंग बताएं। किसके? लिखी हुई है सर, किसके देख किसके? लीजिए। जी। अच्छा, आप कह रहे हैं ना बेल्जियम कहाँ पे है? ये मैं मेंशन करता हूँ, बेल्जियम। जी, ये जो है ये देखिए, ये बेल्जियम है, ये नेदरलैंड है, इस ये जो है ये स्विट्जरलैंड है। अच्छा, एक और चीज देखते जाइएगा, यहाँ पे मैं कुछ चीजें मेंशन करता जाऊंगा। अब देखिए, ये बेल्जियम, ठीक है, और इधर ये वाली जगह ये क्या है? इंग्लैंड है। ठीक है, यूके या इंग्लैंड कह दें आप। तो बेल्जियम और इंग्लैंड के दरमियान एक चैनल स्टेट बन रही है, सॉरी, इनके दरमियान यहाँ पे एक स्टेट बन रही है जिसको क्या कहा जाता है? डोवर स्टेट कहा जाता है। बेल्जियम और बेल्जियम और इंग्लैंड के दरमियान एक स्टेट बनती है जिसको क्या कहा जाता है? डोवर स्टेट। डोवर स्टेट कहा जाता है, जो कि किसको मिलाती है? ये नॉर्थ सी है, ये देखिएगा नॉर्थ सी, और इधर अटलांटिक ओशन है। ये डोवर स्टेट जो है नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को आपस में मिलाती है और अलग करती है बेल्जियम और इंग्लैंड, या फ्रांस और इंग्लैंड को। फ्रांस का भी कह सकता है, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड को। बल्कि बेल्जियम ना लिखे, फ्रांस और इंग्लैंड कर लें आप, बेहतर है, फ्रांस और
इंग्लैंड कर ले यहाँ पे। ये फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान स्ट्रेट बनती है जिसको क्या कहा जाता है, डोवर स्ट्रेट कहा जाता है। इसके अलावा इंग्लिश चैनल ये बन रहा है, इंग्लिश चैनल ये भी फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान है। इधर फ्रांस है, इधर इंग्लैंड है, तो ये चैनल बन रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल ये फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान है, ये अलग करता है फ्रांस और इंग्लैंड को, ये इसके दरमियान है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक बे बन रही है इधर फ्रांस और पुर्तगाल और इसके दरमियान, इंग्लिश चैनल जहां पे है, इसको बे ऑफ बिस्के कहा जाता है। बे ऑफ बिस्के ये अटलांटिक ओशन के अंदर है। बे ऑफ बिस्के क्या है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। फ्रांस और स्पेन के दरमियान है, फ्रांस और स्पेन के दरमियान। ये देखे ना, मैं इसको मजीद थोड़ा सा ये करता हूँ, ये देखे, ये फ्रांस और स्पेन है, ये स्पेन ये फ्रांस, इसके दरमियान बे ऑफ बिस्के बन रही है, ये वाली है अटलांटिक ओशन में। इसके अलावा और देखिएगा, यहाँ पे एक देखिएगा पॉइंट, मैं मजीद जूम करता हूँ इसको। सर ये इंग्लिश चैनल का जरा बता दें दोबारा। इंग्लिश चैनल जो है ये फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान है, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान है और इसमें अटलांटिक ओशन में है। एक लेक का भी जिक्र किया था। वो थी डोवर स्ट्रेट, थी लेक नहीं थी, डोवर स्ट्रेट थी वो, जो कि फ्रांस और यूके के दरमियान है, डोवर स्ट्रेट। अच्छा, ये मैंने एक मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, इधर जर्मनी है नीचे, ठीक है, ऊपर डेनमार्क है। जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान एक मैंने सर्कल किया हुआ है जिसमें ये आपको ब्लू दरमियान में नजर आ, इसको कहते हैं, लिख ले केल कैनाल के बारे में, KIEL, केल कैनाल, KIELCANAL, केल कैनाल। अब केल कैनाल किस किस के दरमियान है, केल कैनाल बेसिकली जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान है, जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान है। जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान, जिस तरह स्विस कैनाल थी उसी तरह की केल कैनाल है। तो ये कब बनाई गई थी, 1898 में, 1898 में बनाई गई थी। केल कैनाल 1898 में बनाई गई थी। क्वेश्चन पूछे कि ये कहां पे है, तो आपने जर्मनी का लिखना है। कहां पे है ये, जर्मनी में, जर्मनी में है। इसकी लेंथ कितनी है, 98 किलोमीटर, 98 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब ये देखिए, ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है, तो ये केल कैनाल क्या कर रही है, बाल्टिक सी और नॉर्थ कैनाल को, सॉरी नॉर्थ सी को, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को आपस में मिलाती है केल कैनाल, ये वाली, ठीक है, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को आपस में मिलाती है केल कैनाल। हाँ जी, लिख लिया यहां तक। जी सर। जी, अब ये देखिएगा, ये हिस्सा आपको ये वाला एक नजर आ रहा है, ये हिस्सा बेसिकली, इसमें वेनिस भी है, इसमें ऑस्ट्रिया भी है, ठीक है, इसमें स्विट्जरलैंड भी है, इसके अंदर कुछ इटली का पार्ट भी आ जाता है। तो ये हिस्सा, ये क्या कहलाती है बेसिकली, ये जो है ये पहाड़ी है, माउंटेन रेंज है, जिसको जिसको क्या कहा जाता है, एल्प्स माउंटेन रेंज, ALPS, एल्प्स माउंटेन रेंज, एल्प्स माउंटेन रेंज। और ये यूरोप की सबसे बड़ी रेंज है, एल्प्स माउंटेन रेंज क्या है, यूरोप की सबसे बड़ी रेंज है, एल्प्स माउंटेन रेंज।
इसकी एक हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे एल्प्स माउंटेन रेंज के अंदर, जो कि इटली में है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज इसके अंदर, एल्प्स के अंदर एक हाईएस्ट पॉइंट है इटली के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, माउंट ब्लैंक कहा जाता है। माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक ये हाईएस्ट पॉइंट है इटली का, इस रेंज का, सॉरी, माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पॉइंट है किसका, एल्प्स माउंटेन रेंज का। एल्प्स माउंटेन रेंज की बात हो रही है। एल्प्स माउंटेन रेंज का कौन सा है, माउंट ब्लैंक। कितने मीटर हाइट है, 4800 मीटर हाइट है इसकी, चोटी की 4800 मीटर हाइट है। माउंट ब्लैंक की हाइट कितनी है, 4800 मीटर है, इटली में है। अच्छा, यूरोप का अगर पूछ रहे जी, यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो फिर तो अगर यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट पूछे तो यहाँ पे देखिए आपको ये एक रेंज नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इस रेंज को क्या कहा जाता है, ककाकस माउंटेन रेंज, ये हमने पढ़ी थी रशिया के अंदर, ककाकस माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट है इस जगह पे, उसका नाम क्या है, माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस। अगर वो पूछे यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो कौन सा है, माउंट एल्ब्रस है हाईएस्ट पॉइंट। यूरोप की बात हो रही है, माउंटेन रेंज की नहीं हो रही। यूरोप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एल्ब्रस है, जिसकी हाइट कितनी है, 5656 मीटर है। 5656 मीटर, 5656 मीटर इसकी क्या है, हाइट है माउंट एल्ब्रस की। हाँ जी, कल जो है हम यहाँ पे क्लोज करते हैं आज। कल जो है